Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. स्टूडेंट, आज हम एक बहुत अहम वीडियो करने जा रहे हैं और ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम है जो पोइट के नाम और पोइम के नाम भूल जाते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इसमें कुछ शॉर्ट सेंट्रल आइडियाज़, ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी है ताकि आपको वो याद हो जाए। वीडियो को स्किप मत करें, इसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पोएम इज देयर। द फर्स्ट पोएम इज देयर, द रेन। द रेन इज रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। विलियम हेनरी डेविस। इसमें आपने इसके स्पेलिंग सही लिखने हैं। अगर आपका रेफरेंस करेक्ट हो जाता है तो फिर आपके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं जिसमें कॉन्टेक्स्ट और आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो वो चेक होता है। अगर आप यहाँ पर कोई गलती करते हो तो यू विल गेट नो मार्क्स। द रेन इज अ पोएम, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, अ वेरी म्यूजिकल पोएम। इसमें पोएट जो है डिपिक्टेड द कलरफुल पैनोरामा ऑफ रेन एंड द सनशाइन आफ्टर द रेन इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर। रेन इज अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर। ये मज़ाहिर कुदरत का एक बहुत खूबसूरत मंजर है। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर ऑल, ग्रीन लीव्स ऑन द टॉप, ड्रिंक मच वाटर एंड गेट फ्रेश। द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन प्रोड्यूस अ स्वीट म्यूजिक। द पोएट हैज हाईलाइटेड द म्यूजिकल नोट्स हिडन इन द रेन ड्रॉप्स। आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स। जब बारिश, पहला जो स्टैंजा उसमें बारिश है और सेकंड स्टैंजा में वो मंजर बयान करता है जब सूरज बाहर आ जाता है, बादलों से बाहर आ जाता है। इट लुक्स ब्राइटर एंड मोर ब्यूटीफुल। द सीन ऑफ द सनशाइन इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। द रेन इज रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। द नेक्स्ट वन इज देयर, नाइट मेल। नाइट मेल इज रिटन बाय Nightmare is written by Wystan Hugh Auden. This is also very important. Wystan Hugh Auden. In this poem, the poet gives a beautiful picture of the journey of a night mail through plains, high mountain, cotton fields, grassland and moorland. मतलब पहाड़ों से, वादियों से गुजरती हुई वो अप एंड डाउन, यानी छोटी छोटी पहाड़ियां भी उसमें हैं। It carries letters, money orders and checks. It climbs up the mountains. It passes through the plains. The birds, the dogs, the sheep around the track are not disturbed. They go on sleeping. The mail train is in fact the means of communication between people living in different parts of the country. इसमें ये बताया गया है कि ये ट्रेन जो है इसके अंदर मैसेजेस हैं, इसके अंदर पार्सल्स हैं जो कि लोगों को मिलते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। द ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइज इन इट्स म्यूजिक। नाइट मेल इज रिटन बाय वाइस्टन ह्यू ऑडन। The next one is there. It's very important poem for you with respect to the title, Loveliest of Tree, the Cherry Now. Is written by Alfred Edward Housman. इसमें आपने HOUSE नहीं लिखना, E लिखने से ये हाउस बन जाएगा और इसके सारे स्पेलिंग गलत हो जाएंगे। ओके, इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो एक्सप्रेस करता है अपनी एक profound and passionate love for nature. This poem is an admiration of nature and its stunning object, especially cherry during the spring seasons. इसमें वो पछताता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल ज़ाया कर दिए और जब मैंने इसको देखा तो ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा। The tree has cast a tremendous and captivating impact on the feelings and mind of the poet. When the poet sees his beloved tree, cherry loaded with white flowers, his joy knows no bounds. बहुत खुश होता है वो इसको देखकर। ये महसूस करता है कि मेरी बाकी की जो जिंदगी है आउट ऑफ 70 वो बहुत थोड़ी है, मैं इसको अच्छी तरह इंजॉय नहीं कर सकता। Loveliest of Tree, the Cherry Now is very important. एक वीडियो मैं आपको करूंगा जिसमें आपको उसी तरह जिस तरह आपने पंक्चुएशन मार्क की है ना, उसी तरह वहां पर हम स्टैंजा को भी मार्क करेंगे। The next one is there, oh where are you going?
Oh, where are you going is written by Weston Hugh Auden. ये जो है वेस्टन ह्यूज ओडन ने लिखी हुई है और इसके अंदर पोएट ने एक इमेजिनरी डायलॉग के जरिए हमें बताया है कि दो फोर्सेस होती हैं और वो फोर्सेस इंसान के साथ चलती रहती हैं. He has skillfully described two forces as reader and rider, fearer and farer. He presents it in the form of a dialogue between two imaginary persons, personified as reader and rider. The reader is a person afraid of the dangers of life. The rider is hampered at every step of his journey. वो जिस तरह आगे जा रहा है उसको वो जो रीडर है उसको डराने की धमकाने की कोशिश करता है, उसको रोकता है. The poet has also says that the way to glory and success is vague. बड़ी अजीब है and uncertain और गैर यकीनी भी है. But if one is courageous and ambitious, one can go through it quite easily. वो लोग जो बहादुरी से आगे चलते हैं वो इसमें आसानी से आगे अपनी फतह को, अपनी मंजिल को पा लेते हैं. Oh, where are you going? The next one is there in the street of the fruit stalls. यहाँ पर भी टाइटल में स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, कभी फ्रूट्स लिख देते हैं, कभी दाग लगा देते हैं. तो इसको लर्न करें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, स्किप मत करें. थोड़ी देख लें, फिर उसके बाद टाइम मिले फिर देख लें, लेकिन स्किप मत करें. इसके अंदर आपको जो इसका थीम है, जो इसके अंदर आपने चीज़ों का ख्याल रखना है, वो चीज़ें मिस हो जाएंगी. जी, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स इज रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी. अब स्टॉलवर्दी के स्पेलिंग भी जो है वो इस तरह लिखने हैं कि दोनों का जो नाम है STALL इसको इकट्ठा लिखना है, सेपरेट नहीं करना है. इसमें पोएट जो है वो बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रेट करता है अ ट्रू पिक्चर ऑफ फ्रूट मार्केट. It is evening and the lantern is spreading its light all around. रात का वक्त है, जंग के दिन है और पोएट दूर खड़ा देख रहा है. Various fruits are piled up in a conical shape. They are reflecting glowing colors and look like are piled up in a conical shape. इसमें कुछ देर के बाद कुछ बच्चे वहां पर आते हैं, वो वहां से फ्रूट खरीदते हैं और खरीदने के बाद वो क्या करते हैं, break it open and relish its taste. The poet is standing in the darkness with gloomy thoughts because the world is threatened with war, misery and poverty. However, these forces have failed to crush man's love for pleasure in the streets of the fruit stall. The next one is there, number 6. That is, yes, very important for you. With reference to the context, a Sindhi woman. Spelling देखें, a Sindhi woman, एक है MAN, is written by जॉन स्टॉलवर्दी. ठीक है, ये भी जॉन स्टॉलवर्दी ने लिखी हुई है और इस पोएम के अंदर वो सिंधी हमारे पाकिस्तान में विजिट करता है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसकी तारीफ करता है और उसके काम को सराहता है. He says that the Sindhi women are an embodiment of industry and labor. वो मेहनत करती हैं बहुत ज़्यादा. The poet has also depicted a very realistic picture of slums in Karachi. उसके जो backward area है उसका भी उसने बड़ी खूबसूरती से इसमें पेश किया है. और the poet is all praise for a hard-working Sindhi woman in spite of the weight on her head. उसने एक जार अपने सर पे रखा होता है, तो उसकी वेट के अलावा भी she walks so elegantly and gracefully. इसके अलावा भी वीडियो अवेलेबल है. जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं बुक 3 की, तो वो आपको इसकी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मिल जाती है. A Sindhi woman is written by John Stolworthy is important for you. The next one is Times, TIMES, Times. ये जिसने लिखी है उसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसका जो रेफरेंस है वो इस तरह लिखेंगे. These lines have been taken from Times, ठीक है, and taken from Ecclesiastes and translated by some unknown poet. Ecclesiastes में इसके स्पेलिंग का ख्याल रखें, फिर 3, इसके बाद 1-12 भी साथ लिखें. And it is translated by some unknown poet.
In this poem, the poet describes that the working of this world is based on a proper system. The time of everything is pre-planted and pre-scheduled. Nothing in this world happens out of place. कोई भी काम पहले नहीं होना और कोई भी काम जो है वो ताखीरी से नहीं होना. हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है. Every season sets in and sets out at proper time. Nobody is born before time and nobody dies before time. A time to sow seeds and a time to pluck the harvest. Times is taken from Ecclesiastes. The next one is Ozymandias. इसकी स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये एक किंग था जिसने अपना नाम रखा हुआ था Ozymandias. ठीक है, किंग ऑफ किंग्स. वो कहता था मैं बादशाहों का बादशाह हूं. इज रिटन बाय पर्सी बिशेस शैली. इसको आप पी.बी. शैली भी लिख सकते हैं. इस पोएम में पोएट ने जो बड़ी खूबसूरती के साथ मेक्स अस रियलाइज द हैवोक एंड डिस्ट्रक्शन दैट कम टू ह्यूमन बीइंग. मैन ऑफ पावर थिंक दैट दे कैन कंट्रोल द वर्ल्ड. जो ताकतवर लोग हैं वो समझते हैं कि शायद पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं. दे आर द रूलर of all. They think that they have toppled the world. However, they forget that life is merciless. जिंदगी बड़ी क्रूअल है, बड़ी जालिम है. Time brings end to all powers of man, and that is a great leveler. जब इंसान मर जाता है तो उसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब सब जो है वो बराबर हो जाते हैं. Time brings end to all powers. This is the bitter reality of life. All worldly glory is short-lived. The poet explains this idea with reference to the broken statue of a great king called Ozymandias. The next one is The Field. Field is written by Ahmad Nadeem Qasmi, the Pakistani poet. In this poem, the poet has paid a rich and glowing tribute to a mother for her passion of motherhood. How skillfully the mothers satisfy her all children. वो किस तरह महारत के साथ एक बाजरे का दाना मिलेट जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है. The poet also describes that man's needs are boundless, but his resources are very short. हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं और ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं. Not only men, even birds cannot get through. और the poet has explained this point with reference to a sparrow. She has 10 young ones. इसमें 10 बेबीज हैं और उनको उसने खिलाना है जी. But she has only one grain to millet, ठीक है, to feed them. Equal distribution of all natural resources is a great challenge to modern man. This is very important poem for you. The next one is The Hollow Man. इसमें आपने MEN लिखना है, ठीक है. और जब वुमेन लिखेंगे तो उसमें आप सिंगुलर लिखोगे क्योंकि वो एक खतून है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा यानी मेन की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं. The Hollow Man is written by Thomas Stearns Eliot. इसको आप T.S. Eliot भी लिख सकते हो, doesn't matter. In this poem, the poet has criticized that the modern man is devoid of wisdom. अक्ल से फारिग है. Sagacity, passion, truth and love. They have become soulless. They try to depend upon each other, but they cannot make a society. वो एक दूसरे पर इन्हिसार तो करते हैं लेकिन वो एक सोसाइटी को बनाने में नाकाम है. वो एक सोसाइटी को अभी तक नहीं बना सके हैं. उनके अंदर ये बहुत ज्यादा कमी है जी. The poet regretfully admits that the departed souls will not remember us as lost violent souls, but just as puppets hollow from within. बिल्कुल अंदर से खाली हैं. They have physically shapes, but inside there is nothing. They have lost real creativity. They have not true belief in higher values of life. The Hollow Man, written by Thomas Stearns Eliot. The next one is there, that is number 11, Layer. And Layer is also written by William Henry Davis. ये इसकी second poem है और बहुत खूबसूरत है. This is very important with respect to your
फर्स्ट ईयर एग्जाम। इस पोएम के अंदर विलियम हेनरी डेविस जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंसान को, और ही हैज गिवन वेंट टू हिज फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, नफरत एंड हरिड लाइफ ऑफ द मॉडर्न मैन। ही क्रिटिसाइजेस द मॉडर्न मैन बाय सेइंग दैट ही इज नॉट left with as much time as the animals have to enjoy the sparkling and glittering water of the stream during the bright day. उसको मादी प्रस्ती ने इतना मसरूफ कर दिया हुआ है कि वो नेचर की खूबसूरती को इग्नोर कर रहा है। Materialism of modern age has made his life mechanical. He takes beauty of life granted and thus busy all the time. He has no leisure to enjoy the beauties of nature. His life is full of worries and fears. The next one is there, that is Rubaiyat. Rubaiyat is written by Allama Muhammad Iqbal. रुबा से है। इसमें जब किसी स्टैंजा के 4 लाइन्स होंगी, वर्सेस होंगी, मिसरे होंगे तो उसको रुबा बोला जाता है, रुबायात। इन दिस पोएम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस बात पर जोर दिया है और जो फेथ है उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रेस किया है। He regretfully narrates the deplorable condition and the miserable plight of the Muslims. He quotes the glorious example of Hazrat Ibrahim alayhi salam की example भी देते हैं to show that it was his solid and staunch, उनका पक्का ईमान था, मजबूत faith था in Allah that protected him from the fire. He says that modern Muslims have lost their true faith by following the Western civilization, which is devoid of true spirit of soul. Our prayers have lost passion, हमारी दुआओं में कोई असर नहीं रहा है, and essential warmth उसके अंदर तपश खत्म हो गई है। The need of the hour is that we should have resolute faith in God. Rubaiyat by Allama Muhammad Iqbal. The next one is there. The next one is there, A Tale of Two Cities. इसमें भी आपने बड़ी ध्यान से, बड़ी केयरफुली आपने क्या किया हुआ है, पेपरों में, प्री बोर्ड में द टेल लिखा हुआ है, ठीक है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। A Tale of Two Cities is written by John Peter. Peter में भी सिंगल टी, अगर डबल टी हो गया 0, ठीक है, नो मार्क विल बी क्रेडिटेड। इस पोएम में पोएट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ने एक बॉम्ब नागासाकी में और एक हिरोशिमा में गिराया था, और 6 अगस्त 1945 में उसने ये बॉम्ब गिराया था नागासाकी में, और हिरोशिमा में भी उसने ये 9 अगस्त 1947। इसके नतीजे में तकरीबन वहाँ पर 1,29,000 यानी उससे भी ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए। द ओनली यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से इतनी ज़्यादा अमवात हुई थी। इसमें जी पोएट जो है बड़ा ग्राफिक पिक्चर बयान करते हैं, वास्ट डिवास्टेशन ऑफ 2 सिटीज, ठीक है, और वो कौन से, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एटम बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन दीज सिटीज एंड पीपल ऑफ दीज 2 सिटीज पास्ड थ्रू द क्रूएलेस्ट पीरियड ऑफ देयर लाइव्स। अपनी जिंदगी के सख्त दिन गुजारे उन्होंने यहाँ से। डिस्ट्रॉय द ग्लोरी ऑफ देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, they suffered all the pains and pangs patiently and boldly. However, these 2 cities raised themselves as an economic power of the world from the ashes with their will, power and determination. ये पोएट ने इनके एंड पे तारीफ की है कि इन्होंने अपनी विल पावर के साथ अपने इस चीज को उठाया है और अपने मुल्क में उन्होंने तरक्की की है। जी नेक्स्ट वन इज देयर, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, ठीक है, मेरा दोस्त, मेरा हमसाया अपनी जिंदगी के आखिरी दमों पर है। इज रिटन बाय बुल्ले शाह, ये पंजाबी में है और इसको ट्रांसलेट किया है अब्दुल रऊफ लुदर ने इंग्लिश में,
और इसके अंदर जो पोएट है वो थ्रो लाइट ऑन द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड. He is in terrible state of mind. In this poem, the poet highlights the nature of death and the love of God. इसमें अल्लाह ताला से मोहब्बत और मौत की जो bitter reality है उसको बयान किया गया है. He feels helpless and stunned and expresses his grief at the loss of his friend's love and inspiration. He says that death is a horrible reality of life. No one can deny it. Before death, every charming side, इसके मंजर यानी जनाजे के सामने, becomes invisible. But the desire for union with God can liberate us free from the fear of death. अल्लाह ताला से मोहब्बत अगर हम कायम करेंगे तो फिर हम इससे आजाद हो जाएंगे. My neighbor friend breathing is lost. The next one is there. He came to know himself. He came to know himself is written by Sachal Sarmast. ये बड़ी एक स्पिरिचुअल किस्म की पोइम है. इसमें उन्होंने एक सूफी बुजुर्ग के बारे में बताया कि वो अनल हक का नारा लगाते थे और बादशाह वक्त ने उनका सर कलम कर दिया और कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. The poet highlights the concept of mystic reality. रूहानी चीजों के बारे में. He says that the union of soul with another, that God reveals himself through his creations. लोगों के जरिए अपनी मोहब्बत जाहिर करता है. One who knows himself, he is so absorbed in God's love that he cannot have a view of anything else except God Allah Almighty. यानी अल्लाह ताला के साथ जब कोई दिल लगा लेता है, लो लगा लेता है, तो उसको उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता है. A person stay on earth, यहाँ पर जो हमारा क्याम है, sojourns, बहुत short है, is temporary as his physical life is short. Physically he is mortal, but spiritually he is a part of Allah Almighty. He came to know himself is written by Sachal Sarmast. And the next one is there, God's attributes. God's attributes, इसमें जलालुद्दीन रूमी ने बड़ी खूबसूरती से अल्लाह ताला की 3 सफ़ात बयान की हैं जिनको अगर हम ज़हन में रखें तो हम गुनाहों से बच जाते हैं. एक है जी उनकी बसीरुन, सीइंग, और एक है समीउन, हीरिंग, और एक है नोइंग यानी अलीमुन. और इसको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर निकलसन ने. और इस पोएम के अंदर पोएट हैज मेंशन 3 एट्रीब्यूट्स. ठीक है, सीइंग, हीरिंग एंड नोइंग. इनको याद रखें. और इसके जो इम्पैक्ट है इंसानी जिंदगी के ऊपर उसके बारे में बताया गया है. द नॉलेज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स सेव्स अस फ्रॉम कमिटिंग सिंस, यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड प्लॉटिंग इविल against others. These names are not mere vain titles, ये ऐसे ही फजूल नहीं हैं, but they are real and reflect His Allah Almighty great power. They keep us on the right track and do not let us indulge in evil deeds. हम बुरे कामों से बच जाते हैं. They also save us from sinful life either by action or by tongue. God's attribute written by Jalaluddin Rumi. The next one is Delight Song. बहुत खूबसूरत पोएम है and that is written by Neighbour. ठीक है, Neighbour, इसको आप एन स्कॉट भी लिख सकते हैं और अगर कंप्लीट लिखेंगे तो that is Neighbour Scott Momede. इसने बड़ी खूबसूरती से इस पोएम के अंदर बताया है कि नेचर में कितनी खूबसूरती है जिसमें अपने आप को वो देखता है और उसको अपने सामने पाता भी है. The poet has used different metaphors to express his feelings of happiness. It is a delight song in which the poet feels light like a feather. पर की तरह हल्का महसूस करता है. In the bright sky, he mentions the qualities of a man who is full of life and energy. एक इंसान जो full of life energy कितना enjoy कर सकता है. A man is full of life if he is contented. अगर वो बड़ा सब्र करके जिंदगी गुजारता है, मुतमिन होता है, and happy with his surroundings. He enjoys the beauty of nature and has good relation with his fellow beings. His love
और जो है अर्थ से प्यार करता है और उसकी ब्यूटी से प्यार करता है। इसमें मैसेज एक और भी दिया गया इस पोएम के अंदर कि हम अपनी अर्थ को सही कायम रखें, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। द डिलाइट सॉन्ग। द नेक्स्ट वन, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। ये भी जो है ये जलालुद्दीन रूमी ने लिखी है और इसको ट्रांसलेटेड भी जो किया है डॉक्टर निकलसन ने किया हुआ है। और इस पोएम के अंदर पोएट हैज गिवन द क्रक्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, दैट इज लव, एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ लव which changes the nature of all human affairs। हमारे प्यार मोहब्बत से जो हमारी नेचर है, जो रिलेशन है, वो बदल जाते हैं, हमारी एडवर्सिटीज बदल जाती हैं। और thorns becomes roses, vinegar becomes sweet wine, burning fire changes into pleasing light। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रेफरेंस यूज किया गया है। sickness becomes health, इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रेफरेंस यूज किया गया है। burning fire changes into pleasing light, life becomes success by love, without love life is not worth living, so life becomes a success by love, and life without love is not worth living at all। मोहब्बत के बगैर जिंदगी जो है वो बिल्कुल अधूरी है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है। The next one is A Man of Words and Not of Deeds. It is written by Charles Perrault and it is translated by Robert G. ये भी translate की गई है Robert Samba। In this poem, the poet says that words without deeds are useless। ठीक है, जो कहते हैं ना कि सिर्फ बोलने से ही सारे काम, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें हमें कुछ बयान भी करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। He describes that deeds are more important than words। A person who only talks and does perform, और कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, and does not perform anything is a worthless man। A man who has just manipulates words and does nothing practically has no respect and importance in society। To make life pleasant and fruitful, it is necessary that a man should engage himself in some useful activity। एक अच्छा इंसान किसी हेल्दी एक्टिविटी में मुलव्वस होगा तो उसकी माशरे में रिस्पेक्ट भी होगी और इज्जत भी होगी। जी, द नेक्स्ट वन इज देयर। जी, बहुत प्यारी पोइम है और बड़ी मुश्किल और बड़ी आसान पोइम है, जिंदगी में आपके बहुत काम आएगी जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। इन ब्रोकन इमेजेस, दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। रॉबर्ट ग्रेव, इसमें उसने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, एक क्विक है और एक स्लो है। जो क्विक है वो डल हो जाता है और जो स्लो है वो क्विक हो जाता है। He puts emphasis on the fact that a man should remain inquisitive, उसको ख्वाहिश रहनी चाहिए जानने की, about the images of life। He explains the importance of critical thinking। Realities of life are of two kinds, that is एक clear है और एक broken image है। जरूरी नहीं कि वो आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो ख़राब है और दूसरे को जो समझ आ रही है वो बिल्कुल ही उसके लिए सही है, या उसके लिए सही है तो आपके लिए ख़राब है। तो दोनों एंगल से हमें देखना है। सो देयर आर टू एटीट्यूड्स टू लाइफ। वन इज टेक एवरीथिंग एज इट इज, ऐसे ही लेते हैं, और दूसरा जो है द अदर इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन एक्सेप्ट देम। वन शुड नॉट टेक एवरीथिंग ग्रांटेड। हर बंदे को ना तो अंडर एस्टिमेट करना चाहिए अपने आप को और ना ही ओवर एस्टिमेट करना चाहिए। वी शुड ऑब्जर्व देम स्लोली एंड इंटेलेक्चुअली, thus eventually he can find the truth and get success in the long runs। In broken images, these are the 20 poems। इनको आप स्किप किए बगैर सुने, इनके नाम याद रखें ताकि आपको अच्छी तरह लर्न हो जाए। Okay, the next one is the first play, Heat Lightning। Heat Lightning आपके 3 प्लेस हैं, इनमें से आपको सेपरेट क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को जो आप अटेम्प्ट करोगे यू विल गेट 10 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें देखें, इसके स्पेलिंग में यहाँ पर आपको ना LIGHTN नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर E लगा देंगे इस एरिया में TEN तो वो ज़मीनी लाइट हो जाएगी। तो इस जगह पर आपने ख्याल रखना है कि आपने
HEATN लिखना है, हीट लाइटनिंग इज रिटन बाय रॉबर्ट एफ कैरोल। ठीक है, इस प्ले के अंदर एक गर्ल है जिसकी एज है जी 23, एक फर्स्ट मैन है जिसकी एज है 35 और एक सेकंड मैन है जिसकी एज है 30, और इन दोनों के डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, और इनकी एज भी आपको पूछी जा सकती है। जी इस फर्स्ट प्ले में एक गर्ल है जो कि एक पार्टी से आ रही होती है, तो उसकी जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो उसको पार्क करके सड़क पर चलना शुरू करती है, तो सामने से एक और गाड़ी नजर आती है, तो वो उसके जब करीब जाती है तो उसे वहां पर एक डेड बॉडी नजर आती है जो किलर उसको बाहर निकाल रहा होता है। वहां वो एक चीख मारती है और अपनी टॉर्च भी वहां फेंक कर चली जाती है। वहां से वो दौड़ती हुई, बारिश हो रही है रात के वक्त, वो फिर एक बस स्टॉप टर्मिनल है वहां पर आ जाती है। Out of a summer storm, a panic-stricken girl rushes into a bus stop terminal on a deserted highway and bolts the door behind her, और दरवाजा बंद कर देती है और सामने जनाब वही किलर आके बैठा होता है। Encountering a lone passenger waiting for the last bus, the gaps out of her frightening experience of having just witnessed, और थोड़ी देर पहले उसने एक मर्डर और एक डेड बॉडी को देखा होता है। A murder and escape from the maniac, उस खौफ से भागी होती है वो। Gradually, the man's insistent questioning about the murderer's identity, वो उसे सवाल करता है, फिर एंड पर उसे पता चल जाता है, leads the girls to realize he is the man. The realization is shattered when a flash of lightning reveals another man's face. उसी कमरे में एक बाहर एक बंदा एक और आता है, ठीक है, another man's face at the door. The second man is admitted. उसको अंदर लाते हैं. Now the girl has her back to the wall, not knowing who is to be trusted and who is to be feared. किससे डरे, किस पर इतबार करे, उसको ये खौफ जो है आ जाता है. A decision is the climax of the play. और फिर एंड पर जब वो लाइट चली जाती है तो टॉर्च वो जब निकालता है तो फिर उसको पता चल जाता है. The next one, the second play is Visit to a Small Planet. Is written by Gore Vidal. इस प्ले में एक विजिटर है जो कि हमारी दुनिया में आ जाता है और उसको यहाँ के जो लोग हैं जैसे जनरल पार्स जो है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. इसके कैरेक्टर हैं जी क्रेटन, वो जो विजिटर है, और रॉजर स्पेल्डिंग इज अ टीवी कमेंटेटर जो कि रात को बता रहा होता है कि ये यूएफओ नाम की कोई चीज नहीं है. एलन स्पेल्डिंग इज स्पेल्डिंग्स डॉटर, उसकी बेटी है. मिसिस स्पेल्डिंग इज स्पेल्डिंग वाइफ, उसकी बीवी है. जॉन रैंडोल्फ इज द लवर ऑफ एलन एंड जनरल पार्स इज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, ये उसको पकड़ने की क्रेटन को कोशिश करता है. And AID is an assistant of General Pars. In this play, जो है, the play shows that the people of the 20th century, कि ये जो 20वीं सदी के, ये पिछले सदी का प्ले है, इस सदी के जो लोग हैं, are still in the beginning of their civilization, as compared with those of the planets of other solar systems. दूसरे जो सोलर सिस्टम के लोग हैं उसमें बहुत पीछे हैं. द मैन ऑफ द फ्यूचर विल बी फ्री फ्रॉम हेट्रेड एंड वायलेंस एंड फील अ सेंस ऑफ प्राइड इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. फ्यूचर का इंसान जो है वो खिदमत करने में फख्र महसूस करेगा. जी थर्ड प्ले हमारा द ऑयस्टर एंड द पर्ल. ऑयस्टर वो सीपी होती है, सदफ, जिसके अंदर एक मोती जो इंसेक्ट है वो ग्रो करता है, और इसके टाइटल को इस तरह रखा हुआ है कि इसके अंदर जो स्टोरी है वो क्ले और उनकी खूबसूरती, उनकी सच्चाई और उनकी इनोसेंट के करीब ये स्टोरी घूमती है. इज रिटन बाय विलियम सारोयान. इस प्ले के अंदर जो कहानी है वो हैरी वैन ड्यूसन्स, क्लार्क और क्ले के गिर्द घूम रही है. जी अब इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं. हैरी वैन ड्यूसन इज अ बार्बर इन ओके बाय द सी, उसी जहां पर ये प्ले
कंडक्ट किया जाता है उसकी शॉप पर। क्ले लैरबी इज सन ऑफ क्लार्क लैरबी, और विवियन मैकिचन इज अ स्कूल टीचर। क्लार्क लैरबी इज क्ले's father. Roxana Larrabee is Clay's sister, and Greeley is Clay's friend, ये उसका दोस्त है। And Judge Applegarth is a beach surge, वहाँ से चीज़ें वगैरह उठा के लाते हैं। और वो Zeke is a watch repair, जो मुख्तलिफ करैक्टर हैं। इसके अलावा वहाँ पर फेंटन लॉकहार्ट भी है, और एक राइटर है जो एंड पर उस ऑयस्टर को $300 का खरीद कर ले जाते हैं। The Oyster and the Pearl is a sentimental comedy. This is very important. ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है। The play has humor है, happy ending है, and demonstrates faith in the basic goodness of human nature. It reflects the author's attitude toward life and people. लोगों के एक दूसरे के साथ क्या रवैये हैं। Whom Sariwan finds eminently fascinating and wonderful, although a title odd at times. Although there is a storyline, that is not the author's main concern. He wants the reader to enjoy, to relax, to play as the play progresses. जिस तरह आगे play चलता है तो उसमें enjoyment है, कोई उसमें इतनी complexity नहीं है। There is no clearly defined plot, nor is there an attempt to establish a strong hero figure. इसमें कोई central character भी नहीं है। Sarian wants to examine the possibilities of life and the people who play a part in it. Yet he also has something serious to say. You, the reader, are to discover what it is. वो उसको देखना भी चाहता है और इसके अंदर वो खूबसूरती भी लाता है। जी, ये हमने पोएम्स और प्ले का एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन और ब्रीफ वीडियो की है। इसको शुरू देखें और स्किप मत करें, कंप्लीट वॉच करें, आधी देख लें, फिर देख लें, और इसके अंदर आपने पोएट और पोएम्स के नाम को गलत नहीं करता है। इसके अलावा मैं फिर एक बुक के साथ आपको रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट स्टैंजा भी करवा दूंगा, और फिर उसमें भी आप उसकी प्रेपरेशन कर लेंगे। थैंक यू।